अगला सवाल है जो है वो है निमाना की तरफ से। वो पूछ रही है एंजल वन और जियो फाइनेंस में फ्रेश बाइंग कर सकते हैं, कैसे लगते हैं आपको? जियो फाइनेंस और एंजल वन। एंजल वन पर तो टिप्पणी नहीं करूंगा, वरना मुझे मेरा बायोडेटा आपको भेजना पड़ेगा। या फिर आपका असिस्टेंट बना लीजिए मुझे, मैं दिल्ली में आकर के निवास कर लूंगा। ओके, जहां टेकन तक सर, टेकन जियो फाइनेंशियल। जियो फाइनेंस का सवाल, तो हाँ, बुनियादी तर्क के आधार पर हमारी खरीदारी की राय है कि तू लंबी अवधि के लिए। अगला सवाल जो है वो है स्टर्लिंग टेक्नोलॉजीज पे। 500 शेयर है, 90 रुपए के भाव पे लिए है, कितना टारगेट रख सकते हैं आप? इसे कहाँ जाते देखते हैं? स्टर्लिंग टेक्नोलॉजी को लेकर आज खबरें भी आई थी। उन्होंने डेटा सेंटर सॉल्यूशंस लॉन्च किया है फॉर एआई डेटाबेसेस, और पिछले हफ्ते ही उनको 2631 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला था फ्रॉम बीएसएनएल। तो आपकी क्या राय है गौरांग सर? देखिए, कंपनी सक्षम और मजबूत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो ऑर्डर मिला है वो भविष्य में नतीजों में बड़ा परिवर्तन लाएगी, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। दिक्कत यह है कि हमारी कवरेज नहीं की, तो इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं कर पाएंगे। जितेंद्र कुमार जैन जी का सवाल है, और ये सवाल है एचडीएफसी बैंक पे। लॉन्ग टर्म के लिए वर्तमान भाव पर खरीद सकते हैं? वर्तमान भाव पर, वर्तमान परिस्थिति में आप निसंदेह खरीदारी कर सकते हैं। मेरी एक ही हम्म। दरखास्त है कि पूरी ताकत लगा करके नहीं, लेकिन शुरुआत कीजिए और गिरावट पर जोड़ते जाएं। किरण का सवाल है, और ये सवाल है कार्बोरंडम यूनिवर्सल पे। क्या मैं इस माहौल में ये स्टॉक खरीद सकती हूँ, कार्बोरंडम यूनिवर्सल? तो गीतू, एक समय पर हमारी कवरेज हुआ करती थी कार्बोरेंडम यूनिवर्सल पर। अभी फिलहाल कवरेज नहीं, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन इतना बिल्कुल बता सकता हूं कि कंपनी सक्षम और मजबूत है, और उतनी ही मजबूत इनकी बैलेंस शीट है। जी। अगला सवाल जो है मिस्टर गौर की तरफ से है। गौरांग सर, आईओसी 150 सीई एट टू, अच्छा उन्होंने कॉल ली है 2.35 में, उन्होंने 150 की कॉल ली है, जून कॉल है, क्या करना चाहिए? देखिए, ये कॉल पुट की परिभाषा ना मेरे को तो समझ में ही नहीं आती। मैं एक बहुत ही नम्रता से बात कर रहा हूँ। ये कॉल पुट हम्म। मेरे तो ऐसे यहाँ से ऊपर से जाता है। मैं इतना कहूंगा हम्म। कि अगर आप कॉल पुट पे काम करते हैं तो आपके पास 100% जोखिम झेलने की क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही, बाजार बहुत वॉलेटाइल है। और हम्म। आपने ऐसे क्षेत्र में निवेश किया जो कि सीधा निर्भर करता है कच्चे तेल के दामों पर। तो आपको थोड़ा हम्म। सावधान रहने का मैं बिल्कुल बता सकता हूँ। इसके अलावा मैं और हम्म। कोई टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। हम्म। और ऑप्शंस में बहुत रिटेल इन्वेस्टर्स पैसा खोते हैं, ऐसा सेबी का रिपोर्ट जो आया था, डेटा जो आया था, उसमें पता चलता है। सो प्लीज, जब भी आप ऑप्शंस में ट्रेड करें तो अपने फाइनेंशियल सलाहकार से जरूर पूछिएगा। आपने कॉल ली है 150 की, अभी 140 के आसपास चल रहा है, और एक्सपायरी भी ज़्यादा दूर नहीं है। सो यू विल हैव टू टेक एन रिव्यू योर पोजिशंस अकॉर्डिंगली। ओमपाल सिंह जी का सवाल है, सीजी पावर के बारे में जानना चाहते हैं। वो मुझे सिस्टर जी करके उन्होंने मुझे एड्रेस किया है। सिस्टर जी, सादर प्रणाम। सो थैंक यू सो मच। और आपको सीजी पावर के बारे में वो आपसे राय मांग रहे हैं। सो स्वीट ऑफ हिम, बहुत बहुत ही बेहतरीन या तरीके से आपको संबोधित किया है। हमारा भी जी। सादर प्रणाम इनको। लंबी अवधि के लिए हमारी खरीदारी की राय है सीजी पावर में। हम्म। कहाँ तक जा सकता है? अच्छे मोमेंटम में है गौरांग ये। देखिए, अभी तो फिलहाल 700 के आसपास, जो कि मौजूदा स्तर से है, बहुत ही करीब है। नतीजे आने वाले हम्म। हैं बहुत जल्द, पहली तिमाही के इस वित्तीय वर्ष के। तो हम्म। उम्मीद करते हैं नतीजे अच्छे आएंगे, और अगर नतीजे अच्छा है तो हमारे लक्ष्यांक में परिवर्तन होगा। हम्म। जी। अवनीश चौधरी जी का सवाल है। वो पूछ रहे हैं आपसे एरिडा के बारे में। उनके पास 180 के भाव पे 4000 शेयर है। मुझे क्या करना चाहिए, प्लीज बता दीजिए। आईरीडा पर तो पता नहीं, हमने कई बार चर्चा की है, विस्तार में चर्चा की है, आईपीओ से चर्चा की है, और लंबी अवधि के लिए खरीदारी की अगर आपकी योजना है तो खरीदारी है तो बने रहे, नहीं है तो कर सकते हैं। ओके। जितेंद्र कुमार जैन जी का सवाल है। वो पूछते हैं आपसे बजाज ऑटो के बारे में। सर, बजाज ऑटो में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कैसा रहेगा, और क्या करंट लेवल्स पे ले लेना चाहिए? तो 3000, सॉरी क्षमा चाहता हूँ, 9300 के आसपास के लक्ष्यांक है।
दो पहिया तीन पहिया वाहन बनाने वाली कंपनी बजाज ऑटो। हम्म। और अच्छी बारिश का सीधा सीधा असर पहले दो पहिया और तीन पहिया वाहन बनाने वाली कंपनियों पर पड़ता है, क्योंकि मांग अ, बड़े शहरों से तो आती है, लेकिन छोटे मझौले और ग्रामीण मध्यम ग्रामीण भागों से मांग बहुत ही मजबूत आती है गीतू। हम्म। तो शुरुआत कीजिए और गिरावट पर जोड़ते जाए। हम्म। योगेश खुशवाहा का सवाल है, गुरुजी नमस्कार, मेरे पास 2 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करने के लिए है। 2 स्टॉक्स बता दीजिए, क्या मैं जियो और वेदांता को ले लूं या फिर इनको छोड़ आप अपने 2 स्टॉक सुझाएंगे? आपको भी सादर प्रणाम हमारे तरफ से। जब गुरुजी करके संबोधित करते हैं ना, तो हमें उत्तर देने में और भी कठिनाई हो जाती है गीतू। लेकिन आपने जो चयन किया है वो तो ठीक ठाक है, लेकिन मैं आपको दिग्गजों पर अलग क्षेत्र में आप निवेश कीजिए तो ज्यादा मेरे ख्याल से अनिवार्य होगा। वित्तीय क्षेत्र की चर्चा हमने की, हमने एचडीएफसी बैंक की चर्चा की, तो दूसरी एक निजी क्षेत्र की बैंक है आईसीआईसीआई बैंक। पहले तो आप उसको चुनिए, हाँ चयन कीजिए आप आईसीआईसीआई बैंक का। और अगर हम्म। मुझे और एक दूसरा विकल्प देना हो तो मेरे ख्याल से भारती एयरटेल, ये भी काफी सक्षम और मजबूत कंपनी है, दिग्गज कंपनी है। हम्म। सहाना शेट्टी जी का सवाल है, वो कह रहे हैं कि मैंने डिफेंस के क्षेत्र में निवेश करके 3 लाख रुपए प्रॉफिट कमाए हैं। क्या मैं इस प्रॉफिट को कोफोर्ज और टाटा टेक्नोलॉजी और टेक महिंद्रा के शेयरों में इन्वेस्ट कर सकता हूँ? देखिए, लंबी अवधि का नजरिया है तो अनिवार्य है, आप बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन लंबी अवधि का मतलब होता है साल, डेढ़ साल, दो साल या उससे अधिक। हम्म। हम्म। गौर जी मुझे पूछ रहे हैं कि आपने मेरे क्वेश्चन पे आप हंस रहे हैं। मैं सर हंस नहीं रही थी, मैं सिर्फ आपने जो सिस्टर जी कहा तो उसको आई वाज हैप्पी दैट समबडी वाज कॉलिंग मी बाय दैट। मैं ऐसे कोई मजाक नहीं बना रही थी। आई एम सॉरी अगर आपको बुरा लगा हो तो। सैफ का सवाल है, और सैफ का सवाल है वीआईपी इंडस्ट्री पे। पूछ रहे हैं, वीआईपी इंडस्ट्री में निवेश करना बनता है एट करंट लेवल्स? इज इट सेफ? सेफ तो कोई भी चीज नहीं है इस शेयर बाजार में। तो ये आप परिभाषा सुरक्षित, आपका आपकी पूंजी या फिर पूंजी के ऊपर आपको मुनाफा मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। शेयर बाजार सभी जोखिमों के अधीन होता है, राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। जिस कंपनी का इन्होंने चयन किया है उस क्षेत्र पर ही हमारी मेरी मुझे बहुत कम जानकारी है कि तो मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा यहाँ पर। ओके। सेजल का सवाल है, वो पूछती हैं एचडीएफसी गोल्ड ईटीएफ एवरेज प्राइस जो उन्होंने खरीदा है 80 रुपीज है, लॉन्ग टर्म का व्यू रखती हूँ, और ऐड कर सकते हैं क्या? बाप रे, अब इक्विटी मार्केट के साथ साथ म्यूचुअल फंड के भी प्रश्न आने लगे लेकिन मैं गोल्ड इस पर ईटीएफ। मैं इस पर तो टिप्पणी नहीं करूंगा गीतू, लेकिन आपको भली भांति पता है सोना यानी कि गोल्ड को लेकर के हमने क्या टिप्पणी करी है कई वर्षों से। और निवेश का अनुशासन आपको ये भी सिखाता है कि आपको अपनी जो पूंजी है वो अलग अलग एसेट क्लासेस में निवेश करनी चाहिए, जिससे आपका जोखिम जो है वो अलग अलग तरीके से बढ़ जाएगा। गोल्ड लंबी अवधि के लिए पसंद आता है, गोल्ड अच्छा करेगा तो गोल्ड रिलेटेड ईटीएफ्स भी अच्छा करेंगे। गौर साहब का एक और सवाल आया है, वो पूछ रहे हैं गौरांग सर, नेक्स्ट ईयर के लिए कोई मल्टीबैगर स्टॉक है फ्रॉम मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्पेस? दंडवत प्रणाम करता हूँ। और ये मल्टीबैगर ना, मल्टीबैगर का अभी अभी बाजार में कोई मतलब ही नहीं होता, मायने ही नहीं रखता। मल्टीबैगर आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले हुआ करता था जब प्रतिस्पर्धा नहीं होती थी। लेकिन आज के करेक्ट। तारीख में सभी क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा है, सभी स्तर पर। दिग्गज हम्म। कंपनी, मझौली कंपनी, छोटी कंपनी, एसएमई, एमएसएमई। तो ऐसा हम्म। नहीं है कि आप मतलब, और मल्टीबैगर देखो, मल्टीबैगर का मतलब क्या होता है, बहुत ही शानदार रिटर्न। अब वो हम्म। परिभाषा बहुत ही शानदार रिटर्न की क्या है, वो तो हर एक व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है ना कि तू। तो मैं तो मानता हूं कि अगर आपको 15-20% शेयर बाजार में से हर साल मिलता है तो आपको संतुष्ट होना चाहिए। इससे ज्यादा मैं क्या टिप्पणी करूं, क्योंकि मेरे पास मल्टीबैगर नाम जैसी कोई स्क्रिप्ट ही नहीं है कि तू। टाटा मोटर्स पे गौरांग आपकी क्या राय है इस समय, क्योंकि टाटा मोटर्स पे जो खबर आई थी जेएलआर को लेके, एबिट मार्जिन्स को घटाया गया है फॉर FY26। हालांकि 27-28 दे आर एक्सपेक्टिंग इट टू बी बेटर। तो क्या करना चाहिए इन लेवल्स पे? 685 के आसपास का स्तर है, 4% नीचे कामकाज करते हुए।
देखिए, चिंताएं जताई है टाटा मोटर ने अपने जेएलआर को कारोबार को लेकर के, और उसकी वजह है कि आज ये नीचे की तरफ कामकाज कर रहा है। लेकिन मौजूदा परिस्थिति में हमारी बने रहने की राय है, अगर आपका निवेश है तो मेरे ख्याल से हम्म, जो भी मसला है वो छोटी मध्यम अवधि के लिए, लंबी अवधि के लिए हमें जो परिस्थितियां हैं वो सुधरती हुई नजर आती है। तो हम्म, हम्म। अब अर्निंग का सीजन भी शुरू होने वाला है, जून का महीना खत्म होने वाला है, क्या आपका प्रीव्यू रेडी है? देखिए, मैं तो अनुमान करता हूं कि चौथी तिमाही पिछले वित्तीय वर्ष से ज्यादा बेहतर हो सकती है, और कुछ मैनेजमेंट की टिप्पणियां भी इस प्रकार ही थी कि हम्म, नतीजों के पश्चात जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। तो देखिए, हम तो सिर्फ उम्मीद बना करके चल सकते हैं। आखिरकार हम्म, आंकड़े ही हमें बताएंगे कि क्या परिस्थिति है। हम्म, हम्म।